गुड मॉर्निंग क्लास। सेकंड लेक्चर ऑफ अकाउंट। आज हम अकाउंट में फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा लाभ न कमाने वाली गैर व्यावसायिक संस्थाएं। इसके थोड़ा थ्योरी पोर्शन हम समझेंगे। थ्योरी पोर्शन में जो फर्स्ट अपना टॉपिक दिया गया है व्यापारिक संस्थाएं, हेडिंग है हमारी व्यापारिक संस्थाएं। व्यापारिक संस्थाएं किसे कहते हैं? व्यापारिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती हैं और अपने व्यापार के शुद्ध परिणाम जानने के लिए इनके द्वारा व्यापार खाता, लाभान्वित खाता और चिट्ठा बनाया जाता है। तो जो संस्थाएं जिनका मकसद केवल धन कमाना होता है, इसलिए वो अपने अकाउंट मेंटेन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, साथ में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करती हैं। सेकंड जो अपना हेडिंग है लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं, जो हमारा चैप्टर इसी से संबंधित है कि जो संस्थाएं या जो ऑर्गेनाइजेशन जब लाभ नहीं कमाती हैं तो वो किस प्रकार अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं और अकाउंट मेंटेन करने के लिए उन्हें कौन कौन से खाते तैयार करने पड़ते हैं, यानी ट्रांजैक्शन जो होता है उनको किन अकाउंट्स की सहायता से वो बनाती है। सबसे पहले तो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे। लाभ न कमाने वाली या गैर व्यापारिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय समाज सेवा या सेवा से संबंधित गतिविधियां संचालित करना होता है। ये जो संस्थाएं होती हैं मनोरंजन हेतु बनाए गए क्लब, साहित्य परिषदें, वाचनालय, पुस्तकालय, धार्मिक क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि जो महाविद्यालय आदि ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता और इन्हें लाभ न कमाने वाली संस्थाएं भी कहती हैं। अतः अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये संस्थाएं आय के स्रोत जुटाती हैं और राशि को व्यय करती हैं, क्योंकि ये जो संस्थाएं होती हैं इनका जो कार्य चलता रहे इसके लिए इनको जो इनकम होती है और उसी इनकम के द्वारा ये इन खर्चों को पूरा करती हैं। तो आय और व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए इसके द्वारा जो अकाउंट बनाया जाता है वो होते हैं, एक तो अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फर्स्ट रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। सेकंड बनाया जाता है एक्सपेंडिचर एवं इनकम अकाउंट, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह ही रहता है। इसके साथ इसमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की जाती है। यूनिट फर्स्ट में जो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से क्या आशय है, इससे संबंधित आपको 2 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है, तो वो हमको जानना जरूरी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? यह एक निश्चित अवधि के पश्चात रोकड़ पुस्तक से तैयार किया जाता है, यानी जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है कैश बुक से प्रिपेयर किया जाता है। यह खाता रोकड़ पुस्तक का क्रमिक और संक्षिप्त रूप है। छोटे रूप में यह तैयार होता है जिसमें रोकड़ पुस्तक की भांति ही नाम पक्ष और जो प्राप्तियां होती हैं वो नाम पक्ष में और जो भुगतान होते हैं वो जमा पक्ष में लिखे जाते हैं। इस खाते में प्राप्तियां और भुगतान का लेखा होने के कारण ही इसे प्राप्ति भुगतान खाता, आगम शोधन खाता कहते हैं और ये एक प्रकार का रियल अकाउंट होता है, यानी वास्तविक खाता होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं या प्राप्ति भुगतान खाता कैसे बनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस जो आपको थ्योरी में मिलेंगे इसको समझना रहेंगे और हमको अकाउंट बनाने में भी काफ़ी मदद करेंगे। सबसे पहले जो हम प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं इसके लिए हमको उसमें सबसे फर्स्ट जो होता है शीर्षक पर क्या लिखा जाता है। सबसे पहले खाते के शीर्षक का संस्था का नाम, प्राप्ति भुगतान खाता एवं दिनांक सहित समाप्त होने वाले वर्ष का उल्लेख होना चाहिए, यानी फर्स्ट ऑफ जो उसका शीर्षक रहता है उसमें हम संस्था का नाम लिखेंगे और जिस ईयर का ये बन रहा है उस ईयर को उसमें डालेंगे। आगे इसमें क्या क्या लिखा जाता है, सबसे पहले शीर्षक हो गया। सेकंड जो टॉपिक है वो है प्राप्ति एवं भुगतानों का लेखा।
जो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट बनता है इसमें जो हमको रिसिप्ट हो रही है, जो भी अमाउंट मिल रही है वो लिखी जाती है और जो खर्च हो रही है वो जमा पक्ष में लिखी जाती है। रिसिप्ट हमको डेबिट साइड लिखी जाएगी और जो खर्च होगी वो क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। इसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या समझेंगे, प्रारंभिक एवं अंतिम शेष। इसमें जो भी बैलेंस जो बचा होता है जो कैश बुक का, उसको प्रारंभिक शेष में यानी ओपनिंग बैलेंस में लिखते हैं और चालू वर्ष का अंतिम शेष बताकर ये समाप्त होता है। समस्त नगद लेन देन का लेखा। इसमें जो भी रिसिप्ट अकाउंट बनाया जाता है इसमें जितने भी लेन देन होते हैं वो नगद में किए जाते हैं, कैश में किए जाते हैं। उधार या अदत्त पूर्वत का जो भी व्यवहार होता है वो उसमें समायोजनों का लेखा जोखा इसमें नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम सारे सवाल आसानी से कर पाएंगे। अब है पूंजी और आगम प्राप्ति एवं भुगतानों का लेखा। इसमें पूंजीगत और आगमगत दोनों ही प्रकार की प्राप्ति भुगतानों का लेखा होता है। यानी इसमें जो भी ऐसी मदें जो कि कैपिटलाइज होती है और दूसरी जो हमको प्राप्त होती है आगमगत प्रगति की होती है, इन दोनों ही वस्तुओं का लेखा किया जाता है। उपार्जित आय और अदत्त व्यय का लेखा नहीं होता। मैंने अभी बताया कि इसमें जितने भी लेन देन होते हैं जो नगद में होते हैं, जो पूर्वदत्त यानी जो पिछले रह गए हैं या लेना बाकी शेष रहेंगे, इसमें इस अकाउंट में इसका कोई लेखा जोखा नहीं होगा। मूल्यह्रास और डूबत ऋण का भी इसमें कोई लेखा नहीं होता। कुल मिलाकर प्राप्ति भुगतान खाते में हम जो समायोजन दिया रहेगा उसका लेखा जोखा नहीं करेंगे। अनुपार्जित आय, पूर्वदत्त व्यय, चिट्ठे का निर्माण नहीं। इसमें सभी प्रकार की आय व्यय होने के कारण इसके साथ चिट्ठा नहीं बनाया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्राप्ति भुगतान खाते किस तरह तैयार किए जाते हैं। ये पूरा एक फॉर्मेट है जो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस फॉर्मेट में कैसे कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से आइटम्स को लिखा जाता है। अब हम हाँ की बात करेंगे क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की बात चल रही है तो उसको आज हम अच्छे समझेंगे। आज हमारा टॉपिक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में जानना है। फिर नेक्स्ट टाइम हम उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में समझेंगे। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए जो हम अभी लाभ ना कमाने वाली जो संस्थाएं होती हैं उसमें इनकम कहाँ से आती है, क्योंकि उनका उद्देश्य लाभ कमाना तो होता नहीं है, व्यापार तो करती नहीं है, सेवा भाव के उद्देश्य से कार्य करती हैं। तो उनको अपने खर्चे चलाने के लिए जो आय की ज़रूरत होती है वो आय कहाँ से आती है और उन्हीं आइटम्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला जो आइटम है अपना फर्स्ट नंबर की जो मद है प्रवेश शुल्क। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम एंट्री फीस के बारे में चर्चा करेंगे। एंट्री फीस क्या होती है कि गैर व्यावसायिक संस्था की सदस्यता ग्रहण करते समय व्यक्ति सदस्यता शुल्क के अतिरिक्त जो शुल्क लिया जाता है उसे हम प्रवेश शुल्क कहते हैं। यानी इस जो एनपीए और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें कई व्यक्ति सदस्यता ग्रहण मेंबरशिप लेके रहते हैं और मेंबरशिप बनाए रखने के लिए वो कुछ भुगतान रुपए के रूप में करते हैं जो एक एनपीओ का क्या होता है इनकमिंग सोर्सेस रहता है, उसी को हम बोलते हैं प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क यानी सदस्यता ग्रहण करने के लिए उस समय जो रुपया दिया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रवेश शुल्क, जो एक एनपीओ का इनकमिंग सोर्सेस रहता है। सेकंड जो आइटम रहेगी अपना आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन सदस्यता शुल्क क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप मीन्स कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक साथ अपनी मेंबरशिप बनाए रखने के लिए सारी राशि एक साथ भुगतान कर देते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं एक निश्चित शुल्क लेकर स्थायी सदस्य भी बनाती हैं। ऐसा शुल्क आजीवन सदस्यता शुल्क की सदस्यता ग्रहण कर लेने पर सदस्य को वार्षिक चंदा नहीं देना पड़ता। यानी जो संस्थाएं होती हैं वो सदस्यता यानी मेंबरशिप लाइफ टाइम बने रहने के लिए हर साल चंदा लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो
लाइफ टाइम की जो राशि होती है वो एक साथ इनको भुगतान के रूप में देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क। इसकी भी एंट्री हम रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में करते हैं। इतना इससे क्या माना जाता है, पूंजीगत आय माना जाता है और पूंजी कोष में जोड़ दिया जाए। आय व्यय खाते में इसको हम नहीं लिखते, लेकिन इसके कुछ तर्क भी हैं। कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि आजीवन सदस्यता शुल्क की प्राप्ति संभवतः प्रतिवर्ष रहती है, इसलिए इसे आगम आय की भांति आय व्यय खाते में लिखना चाहिए। और कुछ विद्वान इसको के बारे में तर्क वितर्क भी देते हैं कि एक बार प्राप्त होती है, इसे कैपिटल यानी हमें शिष्ट मानना चाहिए। तो वो तर्क वितर्क अपनी जगह हैं, हमको केवल इसके बारे में ये समझना है कि आजीवन सदस्यता शुल्क क्या होती है, वो अभी हमने उसको समझाया, मैंने आपको पढ़ा हुआ। नेक्स्ट आइटम इसका रहेगा चंदा सब्सक्रिप्शन। इसकी एंट्री भी हम रिसिप्ट अकाउंट में करेंगे। एक सदस्य से प्रति माह या प्रति वर्ष जो शुल्क लिया जाता है उसे हम चंदा कहते हैं। यानी मेंबरशिप बनी रहने के लिए व्यक्ति जो भी मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो हर वर्ष या प्रति माह जो भी उनका रूल्स रहता है या जो उसका सिस्टम बना हुआ है उस हिसाब से वो चंदा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और एक उसी जो सदस्यता बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष जो शुल्क दिया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, चंदा। एक वर्ष में चंदे से जो राशि प्राप्त होती है उसे हम प्राप्ति भुगतान के प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे। इसको कहाँ लिखेंगे हम, रिसिप्ट में, डेबिट साइड। चंदे की प्राप्त राशि में गत तथा आगामी वर्ष की राशि भी हो सकती है। गत मीन्स होता है जो कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिन्होंने उस समय पिछले जिस समय उन सदस्यता जो ईयर होगा उस समय उन्होंने भुगतान नहीं किया होगा, तो वो अपना भुगतान आने वाले समय में कर देते हैं, यानी पुराना बकाया रह गया हो उसको बोलेंगे हम गत वर्ष। और कुछ होता है आगामी वर्ष यानी एडवांस ईयर का। तो इसमें पिछला, प्रेजेंट का और आने वाला, इन तीनों राशियों का लेखा जोखा इसमें हम करते हैं। अतः इसे आय व्यय खाते में नहीं, चंदे को हम आय व्यय खाते में नहीं लिखते, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे हम पढ़ेंगे वसीयत। वसीयत क्या होती है, देखिए जो एनपीओ के सदस्य होते हैं, एनपीओ में से मान लीजिए किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है और जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को इस एनपीओ में दी जाती है, तो उसका लेखा कहाँ पर करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। यह वह राशि है जो संस्थाओं को वसीयत के रूप में प्राप्त होती है। यह भी एक प्रकार का दान है और एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। यानी वसीयत को हम क्या मानेंगे, पूंजीगत प्राप्ति, दान के रूप में, यानी दान में शो होगा लेकिन पूंजीगत प्राप्ति रहेगा। यह आय व्यय खाते में ना लिखकर केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाई जाती है। अगर राशि अधिक मात्रा में है तो ये चिट्ठे में लिखेंगे, और अगर कम है, राशि अमाउंट कम रहेगी तो उसे हम आय व्यय खाते में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है समर्पित निधि या स्थिर दान कोष। जो दान होता है वो दो तरीके का रहता है, एक तो होता है विशिष्ट दान और एक होता है सामान्य दान। अब उसके बारे में समझें हम, विशिष्ट दान और सामान्य दान के बारे में। समर्पित निधि या स्थिर दान कोष, देखो यह वह राशि है जो सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा संस्थाओं को समर्पित की जाती है। यह निधि दान के रूप में या वसीयत की तरह होती है। यह अनावर्ती प्रकृति की पूंजीगत प्राप्ति है। अब अनावर्ती का मतलब मीन्स क्या होगा, इसका मीन होता है कि कुछ दान ऐसे होते हैं जो एक बार प्राप्त होते हैं, बार बार नहीं होते। जो बार बार हमको राशि प्राप्त होती है, जैसे चंदा है, वो आवर्त प्रवृत्ति का माना जाएगा। और जो दान जिसमें दान वसीयत वगैरह जो होती है वो अनावर्ती प्रकृति की होती है, इसलिए हम इसे क्या मानते हैं, पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। यह निधि तथा कोष के रूप में सुरक्षित और इसलिए फंड में ये राशि जमा रहती है। प्राप्ति के समय इसे प्राप्ति भुगतान खाते में दर्शाया जाता है तथा समर्थ निधि के नाम से चिट्ठे के दायित्व पक्ष में भी दर्शाया जाता है। तो कुल मिला के हम जो मदे इनकी पढ़ रहे हैं, जो आइटम्स के नाम पढ़ रहे हैं, हमको केवल इसमें यही जानकारी रखना है कि कौन सी मद को हम कहाँ लिखेंगे, चंदे को कहाँ लिखेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट रूप में आते हैं। चंदा किसे कहते हैं, समर्पित निधि किसे कहते हैं, वसीयत क्या है, तो दोनों चीज़ हमारी कवर हो रही हैं। एक तो हमारा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना भी सरल तरीके से समझ में आ रहा है, दूसरा हमारी जो भी थ्योरी है वो भी क्लियर हो रही है। दान संस्था को भेंट या उपहार के रूप में होता है।
जिस वर्ष से प्राप्त होता है उस वर्ष के प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। अब विशिष्ट दान, विशिष्ट दान क्या होता है? विशिष्ट दान वह राशि होती है जो संस्था को किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए जो दानदाता होता है, जो दान देता है, वो किसी मान लो बिल्डिंग खरीदने के लिए उसने दान दिया, लाइब्रेरी में पुस्तकें खरीदने के लिए दान दिया, कोई मशीन खरीदने के लिए दान दिया, तो ये क्या हुआ? विशिष्ट उद्देश्य। जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक उस दान को हम दान नहीं मानते हैं। ऐसी यह अब इसका लेखा जाकर जैसे वो यह दान किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त होता है, जैसे भवन, पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए दान। इस राशि का उपयोग केवल विशेष कार्य में ही किया जाता है। यह दान विशेष उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसे पूंजीगत प्राप्ति से हम कैपिटल मानते हैं और विशिष्ट उद्देश्य के नाम से कोष स्थापित कर चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। यानी कुल मिला के एक तरह से हमारी लायबिलिटीज होती है कि जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो हमारे ऊपर लायबिलिटीज बनी रहेगी। सामान्य दान, जब भी कोई छोटी विशेष उद्देश्य, यह ऐसा दान है जिसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। सामान्य छोटी मोटी राशि जो दान के रूप में प्राप्त होती है वो एक सामान्य दानों से हम कहते हैं और ये एक आवर्ती प्रकृति लगभग मिलती रहती है और इसको हम अपने रिसिप्ट अकाउंट में लिखते हैं डेबिट साइड।